नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आज हम चर्चा करते हैं आईएमएफ की। आपकी पिछली क्लास में हमने बताया था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, अर्थात ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में एक साथ दो संस्थानों की स्थापना की गई थी, जिसमें एक था वर्ल्ड बैंक, दूसरा है आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक हम पढ़ चुके हैं, अब सीधे बात करेंगे आईएमएफ की। तो आइए कहानी को शुरू से ले चलते हैं और आज की चर्चा को फोकस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर। तो पहली बात वही परिचय की। तो परिचय ये है, देखो कि 1944 में, कब, 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन बुलाया गया। साल 1944 का था। हमने बताया था कि 1939 से लेकर के 1944 तक वर्ल्ड वार के साए रहे दुनिया में। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। दुनिया की मांग थी कि एक नई आर्थिक संरचना की स्थापना किया जाए। साथ ही साथ उपनिवेशवाद समाप्त हो रहा था, एक स्वतंत्र दुनिया उभर करके आ रही थी। इसके अलावा दुनिया पर यूरोप के वर्चस्व की समाप्ति हो गई थी। अब दुनिया में वर्चस्व के दो प्रमुख दावेदार थे, एक था अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर। इन सब परिवेश में आर्थिक रूप से टूटी हुई दुनिया सामने खड़ी थी, आर्थिक रूप से घायल दुनिया सामने खड़ी थी, आर्थिक रूप से चोटिल और कराहती हुई दुनिया सामने खड़ी थी। इस दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो घाव लगे थे उसे भरना था, एक नई आर्थिक संरचना करनी थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहल की थी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन बुलाया गया था। चूंकि ब्रेटन वुड्स में सम्मेलन बुलाया गया था, इसलिए इसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं, जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में थे। और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम निकल करके आए थे दो संस्थान, एक है विश्व बैंक और दूसरा है आईएमएफ। विश्व बैंक को हम आपको विस्तार से पढ़ा चुके हैं, आज हम चर्चा को आईएमएफ की ओर ले चल रहे हैं। आईएमएफ की बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन में है। 190 वर्तमान में सदस्य हैं। जो 190वां सदस्य बना है वह एक छोटा सा देश है जिसे हम अंडोरा कहते हैं, या फ्रांस और स्पेन के मध्य एक स्थित बहुत ही छोटा सा देश है, एकदम इतना सा है। तो यह 190वां सदस्य है, नया नया सदस्य है। ये रही इसकी परिचय। अब थोड़ी बात करते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो आईएमएफ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी एक राष्ट्र और दूसरे के राष्ट्र के बीच जो मुद्रा का प्रवाह होता है, जो मनी फ्लो होता है, उसको प्रोत्साहित करना। पूरी दुनिया में मनी फ्लो बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय तरलता बना रहे, वैश्विक तरलता बनी रहे, एक मुद्रा दूसरे मुद्रा में तेजी से परिवर्तित होती रहे, मुद्रा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती आती रहे। मुख्य काम यही है आईएमएफ का। साथ ही साथ यह सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रोत्साहित करता है। यह दुनिया में वित्तीय स्थिरता को भी प्रोत्साहित करता है। जब भी कोई देश बीओपी संकट अर्थात भुगतान संतुलन के संकट से गुजरता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट से गुजरता है, तो उस देश की सहायता करना भी आईएमएफ की जिम्मेदारी है, आईएमएफ का काम है। इसके अलावा आईएमएफ एक्सचेंज रेट को, विनिमय दर की स्थिरता को भी प्रोत्साहित करता है और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के तमाम तरह के प्रयास करता है। ये सभी उद्देश्य है आईएमएफ के। यानी मुख्य उद्देश्य तो यही है कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तरलता बनी रहे, लेकिन अपने मुख्य उद्देश्य के साथ साथ कई गौर उद्देश्य को भी एक साथ साधता है और एक बेहतर अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना करना चाहता है आईएमएफ। ये परिचय रहा, उद्देश्य रहा। अब एक एक सेगमेंट पे समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आईएमएफ की शासन संरचना कैसे है, आईएमएफ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। फिर हम समझेंगे आईएमएफ पैसा कहां से लाता है। फिर हम समझेंगे आईएमएफ उधार कैसे कैसे देशों को देता है, उसके सिस्टम क्या है। और उसके बाद हम आईएमएफ के अन्य काम समझेंगे।
आईएमएफ ने अभी कोविड-19 के दौरान बहुत काम किया है, इसको भी हम इस चर्चा में कवर करेंगे। तो आइए आईएमएफ की शासन संरचना की हम बात करते हैं। आईएमएफ की जो शासन संरचना है वो 3 लेयर की है, 3 स्तर की है। जो सबसे पहले स्तर पर जो सर्वोच्च निकाय है उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। यह आईएमएफ की सबसे ऊपर की संस्था है। सभी प्रकार के पावर इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के ही पास हैं। सभी प्रकार के निर्णय यह बोर्ड ऑफ गवर्नर ही लेता है। इसके बाद जो दूसरे लेवल का की बॉडी है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कार्यकारी बोर्ड। यह दूसरे लेवल की संस्था है। सच तो यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपने सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ही सौंप दिए हैं। उसके बाद तीसरे लेवल पर जो संस्था है वो है मिनिस्ट्रियल कमेटी, मंत्री स्तरीय समिति। 2 प्रकार की मंत्री स्तरीय समितियां हैं। एक को कहा जाता है आईएफएमसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मिनिस्ट्रियल कमेटी, और दूसरे को कहा जाता है डेवलपमेंट कमेटी। तो ये है आईएमएफ की शासन संरचना, अर्थात सर्वोच्च स्तर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसके नीचे कार्यकारी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, और उसके नीचे मिनिस्ट्रियल कमेटियां हैं। अब थोड़ा अलग अलग विस्तार से देखते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे बनता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड कैसे बनता है, मिनिस्ट्रियल कमेटियां कैसे बनती है, ये लोग कैसे कैसे अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। थोड़ा चर्चा हम इस पर करते हैं। तो सबसे पहली चर्चा हम करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर की। या बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग का एक चित्र हमने आपको दिखा दिया है कि ऐसे है आईएमएफ में बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग होती है। तो आइए आपको ले चलता हूं मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर की ओर। पहले हम बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता कैसे है, इसकी बुनावट कैसी है। तो याद रखिएगा, आईएमएफ के जितने मेंबर हैं, जितने सदस्य देश हैं, प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर तथा एक अल्टरनेटिव गवर्नर की नियुक्ति करता है। यानी अगर 190 सदस्य देश हैं वर्तमान में आईएमएफ में, तो प्रत्येक सदस्य देश आईएमएफ में एक गवर्नर भेजेगा और एक अल्टरनेटिव गवर्नर भेजेगा। तो सवाल उठता है कि प्रत्येक सदस्य देश किसको गवर्नर बना करके भेजता है और किसको अल्टरनेटिव गवर्नर बना करके भेजता है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक सदस्य देश का जो वित्त मंत्री होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वही आईएमएफ में गवर्नर होता है। मान लीजिए भारत में अभी निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, तो यह जब आईएमएफ में जाती होंगी तो यह आईएमएफ में गवर्नर कहलाती है। साथ साथ दूसरी जो हमने कहा अल्टरनेटिव गवर्नर, तो उस देश के जो सेंट्रल बैंक का प्रमुख होता है वह आईएमएफ का अल्टरनेटिव गवर्नर होता है। तो आरबीआई के जो प्रमुख होंगे शक्तिकांत दास हैं, तो यह क्या होते होंगे, आईएमएफ में जब जाते होंगे तो अल्टरनेटिव गवर्नर बन जाते हैं। अब सभी सदस्य देश आईएमएफ में अपना गवर्नर और अल्टरनेटिव गवर्नर बना करके भेजते हैं, और सभी सदस्य देशों के जब गवर्नर इकट्ठा हो जाते हैं तो वही बोर्ड ऑफ गवर्नर कहलाते हैं। वही आईएमएफ की सर्वोच्च संस्था हो जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह बोर्ड ऑफ गवर्नर आखिर करता क्या है, इसके कार्य क्या है। तो याद रखिएगा, आईएमएफ के सभी अधिकार इसी के पास है, सभी राइट इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास है। यह बोर्ड ऑफ गवर्नर के लोग वर्ष में एक बार मिलते हैं, अर्थात दुनिया भर के देशों के जितने भी आईएमएफ के सदस्य हैं, सभी के वित्त मंत्री एक बार जाकर के आईएमएफ में मिलते हैं, और जो ये आईएमएफ में पहुंच जाते हैं, मीटिंग शुरू हो जाती है, यही लोग सामूहिक रूप से बोर्ड ऑफ गवर्नर कहलाते रहे। इन्हें ही बोर्ड ऑफ गवर्नर कहा जाता है। यह बोर्ड ऑफ गवर्नर के लोग साल में एक बार मिलते हैं, ठीक। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो निर्णय तो हमने ले लिया, लेकिन इनका क्रियान्वयन कौन करेगा। इसके लिए इस बोर्ड ऑफ गवर्नर ने किया क्या है, अपनी सभी शक्तियों को, या यूं कहिए कि अपनी शक्तियों के बड़े हिस्से को एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सौंप दिया है। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर एक दिन निर्णय सैद्धांतिक स्तर पर निर्णय ले लेती है, लेकिन उसको निर्णय को लागू करने का अधिकार, धरातल पर उतारने का अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर ने किसको सौंप दिया है, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सौंप दिया है। अब हम चर्चा करेंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। यहां हमने त्रिस्तरीय संरचना बताई थी, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात हमने कर ली। अब हम कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपनी सभी शक्तियों को किसको सौंप दिया है, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सौंप दिया है, कार्यकारी बोर्ड को सौंप दिया है। तो आइए देखते हैं यह एग्जीक्यूटिव बोर्ड कैसे बनता है, कैसे काम करता है। तो जब हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बुनावट और कार्यों को समझेंगे, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं यह है क्या।
तो याद रखिएगा, यह एग्जीक्यूटिव बोर्ड आईएमएफ के दैनिक कार्यों का संचालन करता है, यानी डेली टू डेली के जो वर्क होते हैं उन कामों को निपटाना एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है। यह जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 24 डायरेक्टर होते हैं, 24 निदेशक होते हैं, यानी 24 लोगों से मिलकर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनता है। तो सवाल उठता है, यह 24 लोग जिन्हें अलग अलग डायरेक्टर कहा जाता है, लेकिन 24 जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो इन्हें एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहा जाता है, कार्यकारी बोर्ड कहा जाता है। तो आखिर ये 24 आते कहां से हैं? तो याद रखिएगा, ये 24 सदस्य राष्ट्रों या यूं कहिए कि राष्ट्रों के समूह से चुने जाते हैं, यानी 190 देश मिलकर के 24 लोगों को चुनते हैं। 190 देशों के जो वित्त मंत्री पहुंचे हैं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर कहला रहे हैं, इन्होंने 24 डायरेक्टरों का चुनाव किया है। तो जाहिर सी बात है, सभी देशों से एक तो जा नहीं रहे हैं, 190 लोग 24 का चुनाव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो बड़े बड़े औद्योगिक देश होते हैं उनके अपने कार्यकारी निर्देशक होते हैं, अर्थात जो 5 कम से कम बड़े औद्योगिक देश हैं वह तो अपना एक एक मेंबर चुनते हैं। जो शेष देश हैं उन देशों का ग्रुप बना दिया जाता है, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, 8 का ग्रुप, 10 का ग्रुप, और उनसे ग्रुप में से ही अपने एक डायरेक्टर का चुनाव कर लेते हैं, और वह डायरेक्टर तमाम समूह वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एग्जाम्पल से अगर समझें तो भारत की तरफ से जो आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक चुना जाता है, भारत की तरफ से जो डायरेक्टर चुना जाता है, वह भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। वो क्या करता है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे तमाम देश आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी तरफ से एक डायरेक्टर भेज देते हैं। ठीक, यह जो 24 लोगों का समूह होता है, जो 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, इनका भी एक चीफ होता है, इनका भी एक प्रमुख होता है, और इनके प्रमुख को आईएमएफ का प्रबंध निदेशक कहते हैं, एमडी कहते हैं। यह जो एमडी होता है यह एग्जीक्यूटिव बोर्ड के प्रमुख के रूप में काम करता है। आईएमएफ के सभी कर्मचारियों का यह प्रमुख होता है। यूरोपीय व्यक्ति ही आईएमएफ का एमडी चुना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई नियम नहीं है। हम जब वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था हमने कि अमेरिका और यूरोप में एक मौन समझौता है, एक मूक समझौता है, एक पर्दे के पीछे का समझौता है, जिसमें अमेरिका कहता है कि जब विश्व बैंक के अध्यक्ष का चुनाव करना होगा तो यूरोप के लोग हमें वोट दे देना, और कहता है बदले में जब आईएमएफ के एमडी का चुनाव करना होगा तो हम तुम्हारा समर्थन कर देंगे। इसलिए यूरोप का एमडी हमेशा कौन होता, आईएमएफ का एमडी हमेशा यूरोप का ही व्यक्ति होता है, क्योंकि अमेरिका उनका समर्थन कर देता है, उनका सहयोग कर देता है। तो ऐसे बनता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब सवाल उठता है कि यह एग्जीक्यूटिव बोर्ड काम क्या करता है, इसके रोल का क्या है? तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो सौंपा गया है, इसके साथ साथ ढेर सारे काम सौंपे गए हैं, जिसमें सबसे पहला काम है कोटा विस्तार। अगर कोटा में विस्तार करने की जरूरत पड़ती है तो उसका निर्णय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही लेता है। दूसरी बात है कि एसडीआर का वितरण करना, स्पेशल ड्राइंग राइट का वितरण करना, किसको कितने एसडीआर दिए जाएंगे इसका भी निर्णय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही करता है। साथ साथ आईएमएफ में जब भी नए सदस्यों की नियुक्ति करनी होती है, नए देशों का प्रवेश करना होता है, तो उस देश के प्रवेश का निर्णय भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही लेता है। इसके अलावा ठीक, आईएमएफ के जितनी संधियां हैं, जितने समझौते हैं, आईएमएफ के जितने कानून हैं, समय समय पर इनमें संशोधन भी किया जाता है। तो इनके संशोधन का अधिकार जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास ही है, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर सोचता है हम तो एक साल में मिलते हैं तो हम कानूनों में संशोधन कैसे करेंगे, इसलिए आईएमएफ के समझौतों में संशोधन का अधिकार, आईएमएफ के कानूनों में संशोधन का अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सौंप दिया है, कार्यकारी बोर्ड को सौंप दिया है। अर्थात आईएमएफ के कानूनों में, समझौतों में संशोधन का काम भी कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही करता है। अब जब हम ये बात बता रहे हैं तो दो शब्द आया है, एक का नाम है कोटा, दूसरे का नाम है एसडीआर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोटा क्या है, ये एसडीआर क्या है। तो विस्तार से इनकी कहानी कहते हैं, इनके बारे में बताते हैं, आगे बताएंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा आपको 2 मंत्री स्तरीय समितियों की बात करेंगे।
ये तो हमने एक ही बार में आईएमएफ के फंक्शन बता दिए कि आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो कैसे काम कर रहा है, आईएमएफ का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो काम कर रहा है, तो यहां आपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के काम सौंपे। अब इसमें जो कोटा और एसडी आ रहा है इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। पहले हम आईएमएफ की जो तीसरी संरचना मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसकी बात कर लेते हैं, तब बात पूरी होगी। यहां हमने बताया था कि आईएमएफ 3 स्तरीय है, जिसमें पहले स्तर पर क्या था, बोर्ड ऑफ गवर्नर था, इसकी बात की। दूसरे स्तर पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड था। अब तीसरे स्तर पर हम आईएमएफ की मिनिस्ट्रियल कमेटी की बात करेंगे, जिसमें 2 प्रकार की मिनिस्ट्रियल कमेटी आपके सामने आएगी, तब जाकर के आईएमएफ की पूरी शासन संरचना आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद आएंगे कोटा क्या है, एसडीआर क्या है, फिर आगे चर्चा करेंगे पैसा कहां से जुटाता है, ऋण कहां से लेता है, अभी क्या क्या काम कर रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या काम कर रहा है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आपको मिनिस्ट्रियल कमेटी की ओर ले चलते हैं। जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्रियल कमेटी की, तो यह तीसरे लेवल की संस्था है आईएमएफ की। 2 मंत्री स्तरीय समितियां होती हैं, ठीक, 2 मंत्री स्तरीय समितियां होती हैं। इन दोनों मंत्री स्तरीय समितियों का काम है कि यह आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देती है। जब आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर बैठता है मीटिंग के लिए, तो उसको सलाह देने का काम, उसको एडवाइस देने का काम यही दोनों मंत्री स्तरीय समितियां करती हैं। अगर हम इन दोनों मंत्री स्तरीय समितियों की बात करें तो एक का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय समिति, और दूसरे का नाम है विकास समिति। तो 2 प्रकार की समितियां होती हैं, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय समिति है और दूसरी विकास समिति है। थोड़ी थोड़ी चर्चा इन पर कर लेते हैं। तो जो पहली है जिसे हम आईएफएमसी कहते हैं, ठीक, थोड़ी इस पर बात करते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय समिति है इस पर चर्चा करते हैं। इस आईएफएमसी में 24 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। इन 24 सदस्यों को जो 190 जो गवर्नर हैं उनमें से चुना जाता है। 190 सदस्य हैं तो 190 बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हो जाएंगे। तो इनको 190 गवर्नरों में से चुना जाता है। यह 24 लोग भले ही 190 में से चुने जाएं, लेकिन यह सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। हर 6-6 महीने पर ये लोग मिलते हैं और विचार विमर्श करते हैं। तो आप लोग कहोगे किन मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं? तो हर 6-6 महीने पर मिलते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर ये लोग चर्चा करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले जितने मुद्दे हैं, ठीक, उनमें सभी मुद्दों पर ये लोग चर्चा करते हैं। और इन्हें लगता है कि दुनिया में आर्थिक मुद्दे बदल रहे हैं, उसके हिसाब से आईएमएफ को भी बदलना चाहिए, यानी आईएमएफ को भी अपने कानूनों में कुछ संशोधन करना चाहिए, आईएमएफ को भी अपने समझौतों में कुछ संशोधन चाहिए। तो संशोधन के प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं, यानी बदलती दुनिया के हिसाब से आईएमएफ को कैसे बदलना है, यही इनका प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद नंबर आता है डेवलपमेंट कमेटी की। यह डेवलपमेंट कमेटी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों से मिलकर के बनी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आईएमएफ की डेवलपमेंट कमेटी है यह एक प्रकार से आईएमएफ और विश्व बैंक का संयुक्त मंच है। इसमें आईएमएफ के भी मेंबर होते हैं और वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर होते हैं, ठीक। इसमें आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर तथा विश्व बैंक के 25 ऐसे समझो। इसमें क्या किया जाता है कि इसके जो डेवलपमेंट कमेटी है इसमें कुल 25 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 25। इन 25 का चुनाव आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों से किया जाता है। कुछ लोग आईएमएफ से ले लिए जाते हैं और कुछ लोग वर्ल्ड बैंक से ले लिए जाते हैं और दोनों को मिलाकर के डेवलपमेंट कमेटी बना दी जाती है। तो आप कहोगे जब दोनों से लिए जाते हैं तो ये लोग करते क्या हैं? तो इनका कार्य है विकास के मुद्दों पर सलाह देना, डेवलपमेंट के मुद्दों पर सलाह देना, ठीक। साथ साथ ये लोग जितने भी विकासशील देश हैं, जितने भी दुनिया में उभरते बाजार हैं, मार्केट हैं, जो भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया चल रही है और इन जगहों पर जो जो आर्थिक मुद्दे हैं
चाहे वो विकासशील देशों के विकास का कोई मुद्दा हो, उभरते बाजारों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, इन मुद्दों पर ये लोग विचार विमर्श करते हैं और ये आईएमएफ एवं विश्व बैंक दोनों के गवर्नरों को सलाह देती है। यानी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कमेटी एक तरफ आईएमएफ को भी सलाह देती है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक को भी सलाह देती है कि कैसे दोनों संस्थान बदलती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। साथ साथ यह जो डेवलपमेंट कमेटी है, विकास के ढेर सारे मुद्दों पर एक अंतर सरकारी सहमति को स्थापित करने के एक मंच के रूप में भी काम करती है। विकास के ढेर सारे मुद्दों पर दुनिया के विभिन्न देशों को एक साथ लाने का भी ये डेवलपमेंट कमेटी काम करती है। तो यह रही डेवलपमेंट कमेटी का काम। अब अगर हम आईएमएफ के कार्यों की बात करें, ठीक, अब तक तो आपने आईएमएफ का परिचय समझा, आईएमएफ की बुनावट समझी, आईएमएफ की शासन संरचना समझी। अगर हम अब आईएमएफ के कार्यों की ओर आपको ले चलते हैं, तो आईएमएफ के 3 मोटे तौर पर काम है। एक तो निगरानी करना है, दूसरा क्षमता निर्माण करना है और तीसरा पूरी दुनिया के लिए ऋण व्यवस्था को उपलब्ध कराना है। इन तीनों कामों को थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं निगरानी वाले सेक्शन पर। तो आईएमएफ निगरानी के तहत क्या करता है? दरअसल आईएमएफ करता यह है कि जितनी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा है, आईएमएफ इन तीनों से जुड़े हुए डेटा को इकट्ठा करता है। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के भी आंकड़े को इकट्ठा करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के आंकड़े को इकट्ठा करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आंकड़े को इकट्ठा करता है और फिर इन आंकड़ों का विश्लेषण करता है, फिर इस डेटा का विश्लेषण करता है। और जब इस डेटा का विश्लेषण कर लेता है तो उसकी रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक में प्रकाशित करता है। किसमें प्रकाशित करता है? इकोनॉमिक आउटलुक में प्रकाशित करता है। आईएमएफ की मैगजीन है इकोनॉमिक आउटलुक। इस इकोनॉमिक आउटलुक में जो भी रिपोर्ट प्रकाशित होती है वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ी जरूरी होती है। इस इकोनॉमिक आउटलुक में 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात करता है आईएमएफ, दूसरे सेक्शन में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करता है और तीसरे सेक्शन में अलग अलग देशों की बात करता है, हर देश की बात करता है, किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, क्या काम इत्यादि हो रहे हैं। इसकी सलाह बड़ी जरूरी होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब हम देखेंगे यह क्षमता निर्माण कैसे करता है। क्षमता निर्माण का मतलब क्या? क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके लिए आईएमएफ जितने भी सदस्य देश हैं, जो भी उसके मेंबर हैं, उन सभी सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देता है, उन सभी सदस्य देशों को नीतिगत सहायता देता है, उन सभी सदस्य देशों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाता है और इस प्रकार आईएमएफ अपने सभी सदस्य देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है, क्षमता निर्माण का काम करता है। अब तीसरी बात होती है आईएमएफ की ऋण व्यवस्था। आईएमएफ की ऋण व्यवस्थाएं 2 प्रकार की है, एक साधारण ऋण व्यवस्था, एक स्पेशल विंडो की ऋण व्यवस्था। तो जो साधारण ऋण व्यवस्था है वो अभी समझा रहे हैं, स्पेशल विंडो की ऋण व्यवस्था भी आगे आएगी। तो आइए साधारण ऋण व्यवस्था की बात करें। आईएमएफ कहता है जो मेन रोल है वो ये है कि यदि कोई सदस्य बीओपी समस्याओं का मुकाबला कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याएं किसी देश के सामने खड़ी हैं, भुगतान संतुलन की समस्या किसी देश के सामने खड़ी है, या यूं कह दीजिए कि किसी देश का आयात बहुत बढ़ गया है, निर्यात नहीं है, उस देश के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो चुकी है, वह अपने आयातों को जारी नहीं रख सकता है, तो हम कहते हैं वह देश भुगतान संतुलन की समस्या में फंस चुका है। तो जब भी कोई देश भुगतान संतुलन की समस्या में फंस जाता है, जब भी कोई देश भुगतान संतुलन के संकट में फंस जाता है, तो उस देश को ऋण प्रदान करने का काम आईएमएफ का ही है। उस देश को ऋण प्रदान करने का काम आईएमएफ को ही है। ठीक, यानी भुगतान संतुलन की समस्या में आप फंसे तो आपको ऋण कौन देगा? तो आपको ऋण देगा आईएमएफ। यदि आप भुगतान संतुलन की समस्या में फंसे तो आपको ऋण देने का कौन काम करेगा? तो आपको ऋण देने का काम करेगा आईएमएफ।
भारत को भी 1991 में जब भारत भुगतान संतुलन की समस्या में फंसा था तो इसी आईएमएफ ने ऋण दिया था। अब जब यह आईएमएफ इन देशों को ऋण देता है तो उसके कुछ उद्देश्य तय कर दिए जाते हैं। उद्देश्य यह होता है कि इस ऋण से या तो देश अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार का पुनर्निर्माण करे, यानी किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार समाप्त हो गया है तो वह देश उसको ठीक ठाक कर ले, बना ले। देश अपनी मुद्रा को स्थिर कर ले, विदेशी मुद्रा प्राप्त करे, उससे अपनी मुद्रा को स्थिर कर ले, और साथ साथ जो पैसा मिला है या तो जो पैसा मिला है उससे ऋण सेवा और आयात के लिए भुगतान कर पाए। ऋण सेवा का मतलब किसी देश से कर्ज लिया है और दे नहीं पा रहा है तो आईएमएफ कहता है हमसे पैसा लो, उस देश का कर्ज चुका लो, यानी अपनी ऋण सेवा को बहाल कर लो। किसी देश के पास पैसा नहीं है कि आयात कर सके तो आईएमएफ कहता है हमसे कर्ज ले लो, आयात का भुगतान करो। यानी आईएमएफ जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याओं से जूझ रहे देशों को पैसा देता है, जब आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याओं से जूझ रहे देशों को पैसा देता है तो आईएमएफ कहता है कि देखिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपकी समस्या को देखते हुए आपको पेमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इस पेमेंट जो हम कर रहे हैं इसका आपको निम्न प्रकार से ही उपयोग करना है। आप या तो अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार का पुनर्निर्माण कर लीजिए, अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार को भर लीजिए, आप अपनी मुद्रा को स्थिर कर लीजिए, आप कोई कर्ज लिए हैं उसका पेमेंट नहीं कर पाए हैं उसका पेमेंट कर दीजिए, या आपको आयात करना है पैसा नहीं है उसका भुगतान कर दीजिए। ये सारे के सारे पेमेंट भुगतान संतुलन की समस्या के अधीन ही आते हैं। साथ ही साथ एक बात विशेष याद रखिएगा, आईएमएफ जब भी ऋण देता है वह भुगतान संतुलन की समस्या में फंसे देशों को ही देता है। आईएमएफ विकास से संबंधित किसी भी परियोजना के लिए ऋण नहीं देता है। विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण देने का काम हमेशा विश्व बैंक का होता है। तो विश्व बैंक को कहा गया है कि आप विकास से संबंधित परियोजनाओं को संभालिए। आईएमएफ से कहा गया है कि जब किसी भी देश में मुद्रा का संकट हो, तरलता का संकट हो, तो भैया आप उसको संभाल लीजिए। तो ये है आईएमएफ की ऋण व्यवस्था। अब आप कहेंगे कोटा, एक शब्द आया था कोटा, ये कोटा क्या है? तो ये कोटा और कुछ नहीं है। दरअसल है क्या कि जब भी कोई देश आईएमएफ का मेंबर बनता है, सदस्य बनता है, तो उस देश को एक निश्चित राशि आईएमएफ में जमा करनी पड़ती है। यही आईएमएफ का कोटा कहलाता है। मान लीजिए कोई देश आईएमएफ का सदस्य बन रहा है और उससे कहा जा रहा है तुम $100 आईएमएफ में जमा कर दो, तो यह $100 क्या हो जाएगा? उसका कोटा हो जाएगा। यह $100 उसका क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। तो जब भी कोई सदस्य आईएमएफ का सदस्य बनता है तो क्या होता है? उसको क्या करना पड़ता है? उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, यानी कुछ डॉलर देने पड़ते हैं, और जितना देना पड़ता है वही उस देश का कोटा होता है। यह जो राशि देनी पड़ती है वह हर देश के लिए अलग अलग होती है, इसे ही कोटा कहा जाता है। भारत का कोटा कुछ और है, चीन का कोटा कुछ और है, अमेरिका का कोटा और कुछ और है। आप कहोगे कि आखिर जब हर देश का कोटा अलग अलग है तो आईएमएफ किन मापदंडों के आधार पर कोटा का निर्णय लेता है? तो आईएमएफ ने 4 मापदंड चुने हुए हैं। इन्हीं मापदंडों के आधार पर किसी देश के कोटे का निर्धारण किया जाता है। पहला मापदंड यह है कि सदस्य राष्ट्र की जीडीपी कितनी है। जो देश आईएमएफ का मेंबर बनने जा रहा है उसकी जीडीपी कितनी है, पहला मापदंड। दूसरा मापदंड यह है कि उस देश में आर्थिक खुलापन कितना है, यह दूसरा मापदंड है। तीसरा मापदंड यह है उस देश की आर्थिक परिवर्तनशीलता कैसी है, यानी कितनी तेजी से अपनी आर्थिक नीतियों को बदल रहा है दुनिया की बदलती हुई दुनिया के हिसाब से। और चौथा मापदंड यह है कि उस देश का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार कितना है, अर्थात सदस्य राष्ट्र की जीडीपी, आर्थिक खुलापन, आर्थिक परिवर्तनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार, ये 4 मापदंड ऐसे हैं। इन 4 मापदंडों के आधार पर ही आईएमएफ किसी भी देश के कोटे का निर्धारण करता है। मान लीजिए किसी की जीडीपी बहुत बड़ी है, आर्थिक खुलापन बहुत बड़ा है, आर्थिक परिवर्तनशीलता तेजी से हो, वह देश बदलती आर्थिक के हिसाब से अपनी नीतियों को तेजी से बदलता है, उस देश का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार में खूब भरा हुआ है, तो उसका कोटा सर्वाधिक होगा। जैसे इन 4 मापदंडों पर नंबर 1 पर अमेरिका है, तो अमेरिका का कोटा सबसे ज्यादा है, 17.46% है।
भारत का कोटा 2.76% है, चीन का कोटा 6.4% है। ऐसे ही हर देश के कोटा फिक्स हैं, ठीक, इसी को कोटा कहते हैं। अब कोटे से जुड़े लाभ क्या होते हैं? किसी देश का अगर कोटा अधिक है तो उसको लाभ कितना मिलेगा, किसी देश का कोटा कम है तो उसको क्या लाभ मिलेगा। तो कोटे से जुड़े अगर हम लाभों पर चर्चा करें तो इस कोटे के आधार पर ही किसी देश को आईएमएफ में वोटिंग पावर मिलती है, मतदान की शक्ति मिलती है। यानी किसी देश का कोटा अधिक है तो उस देश का वोटिंग पावर भी अधिक है। अर्थात अमेरिका का कोटा अधिक है तो अमेरिका की वोटिंग राइट भी ज्यादा होगी, अमेरिका का वोटिंग पावर भी ज्यादा होगा। यानी कोटा बढ़ा तो आपके मत का मूल्य बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए अमेरिका भी एक वोट दे रहा है, लेकिन उसका कोटा कुल आईएमएफ का 17.46% है, तो अमेरिका के एक वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17.46% हो जाएगी। भारत का कोटा 2.76% है, तो भारत भी एक वोट दे रहा है, लेकिन भारत के एक वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.76% हो जाएगी। चीन भी एक ही वोट दे रहा है, लेकिन चीन के एक वोट की वैल्यू कितनी है? 6.4% है। अब किसी मुद्दे पर मान लीजिए भारत और चीन आईएमएफ में साथ आ जाए, लेकिन अमेरिका खिलाफ हो जाए, तो भी ये दोनों कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद भी अमेरिका की वोटिंग पावर मजबूत है। तो कोटे से जुड़ा तो पहला लाभ तो यही है कि वोटिंग पावर मजबूत होती है। साथ ही साथ दूसरा लाभ यह है कि कोटा ही यह तय होता है, कोटा द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि एक जो सदस्य है वह सामान्य स्थिति में, सामान्य पहुंच की स्थिति में, सामान्य व्यवस्था में आईएमएफ से कितना वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है, यानी कितना कर्ज प्राप्त कर सकता है। अगर किसी देश का कोटा बड़ा है, इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा कर्ज भी पाएगा, और किसी देश का कोटा छोटा है तो वह छोटा कर्ज भी पाएगा। तो दूसरा लाभ यह है। तीसरा कोटे से जुड़ा लाभ यह है कि कोटा ही यह निर्धारित करता है कि किसी सदस्य देश को एसडीआर में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। किसी भी सदस्य देश को एसडीआर में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, यानी जो आईएमएफ का एसडीआर है उसमें किस देश की कितनी वैल्यू होगी। तो ये रही कोटे से जुड़े लाभ। अब कोटे की समीक्षा की बात करते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर बैठता है और कोटे की समीक्षा करता है। ठीक, कोटे की समीक्षा का एक नियम भी है, ठीक, कि जब भी किसी देश के कोटे में परिवर्तन किया जाएगा या कोटे से जुड़े हुए किसी मामले में नए कानून लाए जाएंगे, तो उस नए कानून के पक्ष में हमेशा 85% मतदान होना चाहिए। यानी कोटा से जुड़ा कोई भी कानून जब भी पास किया जाएगा तो उसके पक्ष में 85% वोटिंग होगी तो भी पास कर जाएगा। साथ साथ किसी भी सदस्य देश का कोटा उसकी सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता है, उस देश की सहमति भी लेनी होगी, या कोटे में परिवर्तन की व्यवस्था है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम एसडीआर की, फिर ले चलेंगे इसके अन्य सेक्टर की ओर। एसडीआर सिस्टम की शुरुआत 1969 में आईएमएफ ने किया था। एक नई अकाउंटिंग सिस्टम लाया था 1969 में एसडीआर के रूप में आईएमएफ ने, और एसडीआर को लाने के बाद आईएमएफ ने कहा कि इससे जो मुद्राओं का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश के बीच या आईएमएफ से किसी के देश के बीच, वो आसान हो जाएगा। तो आपको हम समझाते हैं एसडीआर, जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट भी कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार भी कहते हैं। मोटे तौर पर अगर हम एसडीआर की बात करें तो कुछ यूं है। मान लीजिए ये आईएमएफ है, ये आपका संस्थान हो गया आईएमएफ, ये आईएमएफ है, ठीक। आईएमएफ ने कहा कि हम अपने बही खाते में, हम अपने हिसाब किताब में, हम अपने अकाउंटिंग में अब किसी देश की मुद्रा का प्रयोग न करके हम एसडीआर का प्रयोग करेंगे। यानी एसडीआर और कुछ नहीं है, आईएमएफ की जो बैलेंस शीट है, आईएमएफ का जो बही खाता है, उसमें हिसाब किताब रखने की एक कृत्रिम इकाई है। जैसे मान लीजिए ये कोई देश है, चलिए इंडिया है, मान लेते हैं इंडिया, ठीक। इंडिया ने आईएमएफ को पैसा दिया, डॉलर दिया। आईएमएफ कहता है हम अपने बही खाते में, इंडिया ने
लीजिए डॉलर दिया, रुपए में तो लेता देता नहीं है, डॉलर दिया, इंडिया ने मान लीजिए डॉलर दिया। आईएमएफ कह रहा हम अपने बैलेंस शीट में डॉलर नहीं लिखेंगे, आईएमएफ कह रहा हम अपने बैलेंस शीट में एसडीआर लिखेंगे। यानी आपने दिया डॉलर, आईएमएफ कह रहा है हम आपसे लिखेंगे एसडीआर। आपने मांगा इससे डॉलर, आईएमएफ कह रहा है कि हम डॉलर नहीं देंगे, हम आपको देंगे एसडीआर। यानी आईएमएफ जो भी लेन देन कर रहा है वो किस में लेन देन कर रहा है? एसडीआर में। पेपर पर कह रहा है हम एसडीआर लिखेंगे। तो सवाल है, एसडीआर तो कोई मुद्रा होती नहीं है, ये तो सिर्फ आहरण की लेखा है, कागज पर लिखी दिखी जाती है, तो इसका खरीद फरोख्त में तो इस्तेमाल होता नहीं है। तो आईएमएफ ने कहा कि देखिए हम ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि हमारे पास तो रहेगा एसडीआर, लेकिन हम एसडीआर को दुनिया की 5 मुद्राओं से तौलेंगे। आईएमएफ ने कहा कि हम डॉलर, पाउंड, यूरो, रेनबी या रेनम्बी इसको लिखते हैं, रेनम्बी और येन, कहा कि इन 5 मुद्राओं से इसे तौलेंगे। तौलने का मतलब क्या होता है? तौलने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कोई एक्स देश है या कोई एक्स देश है, यह आईएमएफ से लेन देन कर रहा है। आईएमएफ को इस एक्स देश ने चाहे लेन किया चाहे देन किया, मान लीजिए 1 लाख एसडीआर, 1 लाख एसडीआर की लेन देन हुई। ठीक, अब आईएमएफ क्या करता है? जारी करता है कि 1 एसडीआर बराबर कितना डॉलर है, 1 एसडीआर बराबर कितना पाउंड है, 1 एसडीआर बराबर कितना यूरो है, 1 एसडीआर बराबर कितनी रेनबी है, 1 एसडीआर बराबर कितना येन है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कहा जाता है 1 एसडीआर बराबर $1। तो अगर कोई देश या यह एक्स देश आईएमएफ के पास जाता है और कहता है कि हमें 1 लाख एसडीआर दीजिए, हमें 1 लाख एसडीआर दीजिए, तो आईएमएफ कहेगा कि हम 1 लाख एसडीआर आपको देंगे, लेकिन एसडीआर के बदले कौन सी मुद्रा लेंगे? आप कहते हैं हम डॉलर लेंगे, तो आईएमएफ पेपर पर लिखेगा कि हम आपको 1 लाख एसडीआर दे रहे हैं, लेकिन इस 1 लाख एसडीआर को डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए 1 एसडीआर बराबर $1 है, तो 1 लाख एसडीआर बराबर $1 लाख हो जाएगा, तो उस देश को $1 लाख दे देगा। मान लीजिए उस समय चल रहा हो 1 एसडीआर बराबर 2 यूरो, 2 यूरो, ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपकी कोई देश है वो कह रहा है आईएमएफ से कि हमें 1 लाख एसडीआर दीजिए, 1 लाख एसडीआर दीजिए। तो आईएमएफ पूछता है 1 लाख एसडीआर किस फॉर्म में चाहिए? तो आप कहेंगे हमें यूरो में बदल करके दे दीजिए। तो आईएमएफ कहेगा देखिए 1 एसडीआर बराबर 2 यूरो चल रहा है, तो आप 1 लाख एसडीआर मांग रहे हैं, तो आपको हम 2 लाख यूरो दे देंगे। अर्थात बात यह निकल करके आई कि एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि यह लेखा की इकाई है, अकाउंटिंग मनी है, एक कृत्रिम मुद्रा है जो सिर्फ हिसाब किताब में इस्तेमाल की जाती है। आप एसडीआर लेकर के कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ फरोख्त नहीं कर सकते। हाँ, लेन देन एसडीआर में हो सकता है। यह 1969 में इसलिए शुरू की गई ताकि मुद्राओं का आपसी जो लेन देन है, जो करेंसी चेंज है, वह तेजी से किया जाए और बाजार में जो मुद्राओं के उतार चढ़ाव होते हैं, इसका प्रभाव आईएमएफ से लिए गए कर्जे पर बहुत न पड़े, इसलिए 1969 में एसडीआर की व्यवस्था शुरू की गई। तो आइए इसके परिचयों की ओर चलते हैं। हमने बताया कि यह कृत्रिम मुद्रा की इकाई है, तो परिचय में पहली बात जान लीजिए, यह कृत्रिम मुद्रा इकाई है, मुद्रा नहीं है, कृत्रिम मुद्रा इकाई है, यूनिट है। यानी इसका खरीद फरोख्त में नहीं, सिर्फ हिसाब किताब में इस्तेमाल किया जाता है, लिखा पढ़ी में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कहें मुद्रा इकाई, जब हम कहें मुद्रा है, तो इसका मतलब खरीद फरोख्त में इस्तेमाल होता है। जब हम कहें मुद्रा इकाई है, तो इसका मतलब इसका अकाउंटिंग में सिर्फ इस्तेमाल होता है, बैलेंस शीट बनाने में सिर्फ इस्तेमाल होता है। आईएमएफ ने 1969 में इस एसडीआर का निर्माण किया। ठीक,
आईएमएफ ने, जिसे हम कोष भी कहते हैं, इसने एक विशेष आहरण लेखा की शुरुआत की थी एसडीआर में, ताकि जो दुनिया भर की मुद्राओं को आसानी से एक दूसरे में तब्दील किया जा सके, ठीक, और बिना शर्त रहित, बिना किसी शर्त के, या यूं कहिए शर्त रहित रिजर्व परिसंपत्तियों के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति कोष का या एक विश्व रिजर्व का निर्माण किया जा सके। मान लीजिए सिर्फ डॉलर में रख दे तो डॉलर का भाव ऊपर चढ़ जाएगा, जो देश उधार लेगा घाटे में चल जाएगा। यूरो में रख दे, यूरो का भाव नीचे चल जाएगा, जो देश उधार देगा घाटे में चला जाएगा। इसलिए कहा कि ना हम डॉलर में रखेंगे, न यूरो में रखेंगे, न रेनबी में रखेंगे, हम एसडीआर में रखेंगे। और विश्व की जो 5 प्रमुख मुद्राएं हैं उसको एसडीआर से भारित करेंगे, यानी जरूरत पड़ने पर उन मुद्राओं को एसडीआर से आप बदल सकते हैं। अब अगर हम कहा जाए कि एसडीआर का मूल्य क्या होता है, तो तकरीबन मार्केट में ये रोज घटता बढ़ता है। एक एसडीआर की कीमत लगभग $1 के बराबर होती है। एक एसडीआर की कीमत $1 के बराबर होती है। जब 1969 में एसडीआर लाया गया था तो एक एसडीआर की कीमत को 0.888671 ग्राम सोने के मूल्य से तौला गया था, और जो उस समय $1 का मूल्य था। यानी जब एसडीआर लाया गया तो हम कह सकते हैं कि एक एसडीआर $1 अमेरिकी के बराबर था, ऊपर नीचे इसी के आसपास होते रहता है। वर्तमान में दुनिया में की 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी बना दी गई है, और इस टोकरी में जितनी शामिल मुद्राएं हैं उन सभी मुद्राओं को एसडीआर से अदला बदला जा सकता है, उनकी अदली बदली की जा सकती है। आप कहोगे कि वे कौन सी मुद्राएं हैं जिन्हें आईएमएफ ने अपने बास्केट में रखा है, जिनसे आप आसानी से एसडीआर में बदल सकते हैं। तो वे मुद्राएं हैं यूएस डॉलर, यूरो, रेनबी जो चीन की मुद्रा है, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। ये 5 मुद्राएं हैं जिसे आईएमएफ ने अपने बास्केट में रखा है, और जब भी चाहिए 100 एसडीआर लेकर के जाइए, कहिए हमको इसके बदले रेनबी दे दीजिए। 100 यूरो मांगिए, कहिए इसके बदले हमें 100 यूरो एसडीआर लेकर जाइए, इसके बदले हमें यूरो दे दीजिए। यानी एसडीआर कागज पर लिखा जाता है, लेकिन गति जब एसडीआर करता है तो इन मुद्राओं के रूप में करता है। कोई भी देश इनमें से किसी भी मुद्रा को एसडीआर से एक्सचेंज कर सकता है। यह जो बास्केट है 5 मुद्राओं की, इस टोकरी को प्रत्येक 5 वर्ष पर इसकी समीक्षा की जा सकती है, मुद्राएं निकाली जा सकती हैं, नई मुद्राएं शामिल की जा सकती हैं। दरअसल इस टोकरी में जिस देश की मुद्रा शामिल होती है उसके लिए जरूरी होता है कि वह देश दुनिया के 5 बड़े निर्यातकों में से एक है। कोई भी देश जो दुनिया के 5 बड़े निर्यातकों में से एक होता है वही एसडीआर बास्केट में शामिल होता है। जो देश दुनिया के 5 एक्सपोर्टर में शामिल नहीं होता है वह देश एसडीआर बास्केट में शामिल नहीं होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है, लेकिन दुनिया के 5 बड़े एक्सपोर्टर में, निर्यातक में भारत नहीं है, इसलिए रुपया एसडीआर बास्केट में शामिल नहीं है। तो दुनिया के जो भी 5 बड़े देश होते हैं जो निर्यातकों में होते हैं उन्हें ही एसडीआर बास्केट में शामिल किया जाता है। अब ये तो कहानी रही एसडीआर की। हमने बात की थी कोटा की, हमने बात की थी एसडीआर की। जब अभी हम आपको पढ़ा रहे थे थोड़ी देर पहले 2 शब्द आया था, कोटा और एसडीआर। तो आपने कोटा समझ लिया, एसडीआर समझ लिया। अब हम दूसरी ओर चलते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर आईएमएफ का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। आईएमएफ अपने पास पैसा लाता कहां से है, यानी अपने पास राशि कहां से इकट्ठा करता है। उसके बाद में हम समझेंगे कि आईएमएफ उधार कैसे देता है। हम आपको अभी समझा दें कि अरे आईएमएफ ऐसे उधार देता है, वैसे उधार देता है, तो आप कहोगे ना कि उधार देता है तो पैसा लाता कहां से। यानी आईएमएफ का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। इतना बड़ा तंत्र चल रहा है तो इस तंत्र को चलाने के लिए फाइनेंस कहां से आता है। तो आइए थोड़ा सा हम आईएमएफ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आईएमएफ के वित्तीय संसाधनों की बात करते हैं। तो आईएमएफ के वित्तीय संसाधन 3 हैं। पहला है कोटा व्यवस्था, ठीक, दूसरा है उधार लेना, और तीसरा है द्विपक्षीय समझौते। यानी आईएमएफ 3 सिस्टम के तहत पैसा इकट्ठा करता है। आईएमएफ के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो 3 हैं, कोटा सिस्टम, उधार लेना और द्विपक्षीय समझौता।
कोटा सिस्टम पर हमने बात कर ही ली थी, बता ही दिया था, फिर भी एक हिंट करता हूं। जब भी कोई देश आईएमएफ में शामिल होता है तो उसे कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ मुद्रा देनी पड़ती है आईएमएफ में, यही उसका कोटा होता है। कितनी मुद्रा देनी होती है, कैसे तय की जाती है, अभी 10 मिनट पहले बताया हूं आपको। तो यानी हर देश जब भी आईएमएफ का मेंबर बनेगा कुछ मुद्राएं आईएमएफ को देगा, वही उसकी कोटा व्यवस्था कही जाती है। इस कोटा व्यवस्था के तहत हम देखते हैं कि आईएमएफ ने तकरीबन 470 अरब डॉलर का एसडीआर एकत्र किया है। सिर्फ कोटा से ही आईएमएफ ने 470 अरब डॉलर का एसडीआर एकत्र किया है। तो एक बड़ा फंड कहां से आ गया एसडीआर का। दूसरा क्या है, दूसरा हमने कहा कि इसके फंड की दूसरी सिस्टम है, आईएमएफ भी उधार लेता है। तो आइए देखते हैं आईएमएफ किन किन तरीकों से उधार लेता है। कई तरीके होते हैं आईएमएफ के उधार लेने की, तो आइए बताते हैं। ठीक, उधार लेने में क्या क्या है, किन किन तरीकों से उधार लेता है। तो आईएमएफ कई तरीकों से उधार लेता है, सब पर हम चर्चा करेंगे। एक है आईएमएफ की गैप व्यवस्था जीएबी, और एक है आईएमएफ की नैब व्यवस्था एनएबी। इनसे भी उधार लेता है, इन तरीके से भी पैसा लेता है। तो गैप का पूरा नाम है जनरल अरेंजमेंट एंड बोरो, जनरल, ठीक, अरेंजमेंट एंड बोरो, इसी को हम कहते हैं गैप सिस्टम। आईएमएफ करता क्या है कि आईएमएफ ने एक सिस्टम बना करके रखा है जिसे आईएमएफ ने नाम दिया है गैप सिस्टम, जनरल अरेंजमेंट एंड बोरो। इसके तहत, इस गैप सिस्टम के तहत आईएमएफ दुनिया के शीर्ष 11 जो औद्योगिक राष्ट्र हैं उनसे उधार लेता है, लेकिन हमेशा नहीं लेता है। जब आईएमएफ को कोई आकस्मिक जरूरत पड़ जाए और पैसा ना हो, मान लीजिए आईएमएफ को अचानक किसी को पेमेंट करना है, पैसा देना, और उसके पास नहीं है, तो आईएमएफ अपने गैप सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और इस गैप सिस्टम के तहत सिर्फ जो 11 टॉप मोस्ट के औद्योगिक राष्ट्र हैं उनके पास जाता है और कहता है हमें इमरजेंसी जरूरत है, हमें उधार दे दीजिए। उधार लेता है, जरूरतें पूरा करता है, बाद में उस उधार को चुका देता है। तो गैप व्यवस्था के तहत आईएमएफ तभी उधार लेता है जब उसको कोई इमरजेंसी हो, पैसा ना हो, तुरंत पेमेंट करना। साथ साथ सबसे मांगने नहीं जाएगा, सबके दरवाजे नहीं खटखटाएगा। कहता है हम गैप के तहत सिर्फ 11 औद्योगिक राष्ट्रों के पास जाएंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे, अपनी इमरजेंसी जरूरतें पूरी करेंगे, उधार लेंगे, फिर लौटा देंगे। उसी तरह दूसरा जो सिस्टम है इसे हम नैब सिस्टम कहते हैं। नैब का मतलब होता है न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। पहले गैप ही था, बाद में एक नई व्यवस्था इजाद की नैब नाम से। इसके तहत कहता है कि अगर हमें कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ी और इसका हमने इस्तेमाल किया, इससे भी बात नहीं बनी, तो हम नैब में जाएंगे और इसके तहत आईएमएफ कहता है हम 25 बिलियन डॉलर तक का उधार विकसित देशों से लेंगे। यानी पहले जाएगा गैप में अपनी किसी आकस्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए, वो जरूरत पूरी हो गई तो कोई बात नहीं हो गई फिर नैब में जाएगा। और नैब में एक लिमिट लगा दी है आईएमएफ ने कि हम मैक्सिमम 25 बिलियन डॉलर ही उधार के रूप में लेंगे। तो नैब के तहत आईएमएफ 25 बिलियन डॉलर उधार ले सकता है। इसके अलावा यदि जरूरत पड़ती है तो आईएमएफ दुनिया भर की सरकारों से, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों से, औद्योगिक देशों की जो निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट बैंक इत्यादि है, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इत्यादि है, कैपिटल मार्केट के तमाम म्यूचुअल फंड इत्यादि हैं, उनसे उधार लेता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से उधार लेता है। सऊदी अरब जैसे खाड़ी के जो देश हैं जो पेट्रोलियम का खूब निर्यातक करते हैं उनसे उधार लेता है। ओपेक के देशों से उधार लेता है जो पेट्रोलियम निर्यातक और प्रोडक्ट करने वाले देश हैं, इनसे भी उधार लेता है। इसके अलावा आईएमएफ सोना बेचकर भी पैसा इकट्ठा करता है। आईएमएफ सोना खरीद के रखता है, जब सोना महंगा होता है बेच देता है, फिर खरीद के रखता है, फिर महंगा होता है बेच देता है। सोना बेच के भी पैसा इकट्ठा करता है। इसके साथ आईएमएफ ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी किया है, द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं दुनिया के बड़े बड़े औद्योगिक देशों से। और यह बायलैटरल एग्रीमेंट लाया था 2008 के वित्तीय संकट के बाद। दरअसल दुनिया में जब 2008 का वित्तीय संकट आया उसके बाद आईएमएफ ने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास जितने संसाधन हैं ये कम पड़ जाते हैं, कुछ और चीजें लानी चाहिए।
तो बायलैटरल एग्रीमेंट लाया और बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत दुनिया के धनी देशों से एक एग्रीमेंट किया कि आपदा की जरूरत के समय आप हमको पैसा देंगे, हमें उधार देंगे, कम ब्याज वाले उधार देंगे। और 2008 के बाद ही इस पर बातचीत शुरू हुई और जो समझौता सामने आया उसे बायलैटरल एग्रीमेंट कहा गया और कहा गया कि जब भी आपदा आएगी दुनिया में तो बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत पैसा इकट्ठा आईएमएफ करेगा। 2008 के बाद ये बायलैटरल एग्रीमेंट आ तो चुके थे, लेकिन कोई आपदा नहीं आई, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की कोई समस्या नहीं आई कि इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब कोरोना ने दस्तक दी, कोरोना के घाव स्वास्थ्य पर तो लगे ही लगे, अर्थव्यवस्था पर खूब लगे। दुनिया की जब अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, वे देश जो सिर्फ आयात पर आधारित थे, निर्यात पर आधारित नहीं थे, वे विफल होने की कगार पर पहुंचने लगे। तो इस बायलैटरल एग्रीमेंट सिस्टम का उपयोग आईएमएफ ने किया और 2021 में पहली बार इसका इस्तेमाल करके एसडीआर का निर्माण किया, अर्थात दुनिया के तमाम देशों से एसडीआर के रूप में पैसे लिए, कर्ज लिए और उन देशों को दिए जो देश लड़खड़ा रहे थे, जैसे श्रीलंका को दिया, नेपाल को दिया, इन देशों को दिया कि ये देश कोलैप्स न कर जाए। तो उधार के तहत ये सिस्टम है, यानी जो फाइनेंशियल व्यवस्था है, ठीक, जो फाइनेंशियल व्यवस्था है आईएमएफ की, वो यही व्यवस्था है कि कोटा व्यवस्था से उधार पैसा इकट्ठा करता है, उधार लेता है और द्विपक्षीय समझौता जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट्स है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट किया है 2008 के बाद किया था, उससे भी पैसा इकट्ठा करता है। कोरोना के बाद पहली बार इस बायलैटरल एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया था, द्विपक्षीय समझौते का इस्तेमाल किया था और उसने एसडीआर का निर्माण किया था और इससे विभिन्न देशों की मदद की थी। तो ये रहा फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम चलते हैं कि आईएमएफ उधार कैसे कैसे देता है, उसकी क्या व्यवस्था है। तो आईएमएफ की एक उधार की व्यवस्था तो हमने आपको समझाया कुछ देर पहले कि निम्न, जब कोई देश भुगतान संतुलन के संकट से गुजरता है तो आईएमएफ उसे पैसा उपलब्ध कराता है। यह तो नॉर्मल सिस्टम है, लेकिन आईएमएफ कुछ विशेष विंडो भी रखा है, कर्ज देने की कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी बना करके रखा है। यह साधारण तौर पर नहीं दी जाती है, इमरजेंसी के तौर पर दी जाती है और उसे हम कहते हैं फंड लेंडिंग ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का उधार देना। तो आइए समझते हैं आईएमएफ उधार कैसे कैसे देता है। तो देखिए, जो आईएमएफ की फंड लेंडिंग सिस्टम है, जो आईएमएफ के उधार देने की व्यवस्था है, यह आईएमएफ दो तरीकों से देता है। एक को कहता है ऋण भाग के उधार, एक को कहता है ऋण भाग के उधार और दूसरे को कहता है ऋण भाग से भिन्न कर्जे, ऋण भाग से भिन्न कर्जे, ऋण भाग से भिन्न कर्जे। एक को कहता है ऋण भाग के उधार और दूसरे को कहता है ऋण भाग से भिन्न कर्जे। दो ही खिड़की है, एक को क्या कहता है ऋण भाग के उधार, दूसरे को क्या कहता है ऋण भाग से भिन्न कर्जे। दो प्रकार का सिस्टम है। आईएमएफ जो ऋण भाग के उधार देता है उसके तहत कोई ब्याज नहीं लेता है। तमाम तरह के सिस्टम इसके भीतर बनाया हुआ है, 3-4 प्रकार के उधार देता है, लेकिन जो भी उधार ऋण भाग के उधार के तहत देता है उस पर ब्याज नहीं लगता है और जो उधार ऋण भाग से भिन्न कर्जे के तहत देता है उस पर ब्याज लगता है। यानी जब भी कोई उधार ऋण भाग के उधार के तहत देगा, ऋण भाग के उधार के तहत देगा, जब भी कोई पैसा ऋण भाग के उधार के तहत देगा तो इस पर ब्याज नहीं लेगा, लेकिन जब भी कोई पैसा ऋण भाग से भिन्न कर्जे के रूप में देगा तो उस पर ब्याज लेगा, उस पर ब्याज लेगा। यानी यहां इसके तहत देगा तो ब्याज नहीं लेगा, इसके तहत देगा तो ब्याज लेगा। अब हम देखते हैं ऋण भाग से जो उधार है इसके तहत किन किन परिस्थितियों में पैसा देता है और जो ऋण भाग से भिन्न कर्जे हैं उनके तहत किन किन परिस्थितियों में पैसा देता है। तो आइए समझते हैं जो ऋण भाग से उधार हैं इनके तहत किन किन परिस्थितियों में पैसा दे रहा है। तो पहला है बिना ब्याज का उधार, पहला है बिना ब्याज का उधार, यानी जो ऋण भाग का उधार है उसके तहत क्या है, पहला क्या है बिना ब्याज का उधार। याद रखिएगा
ये बिना ब्याज का उधार का जो सिस्टम है, इसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक, शर्तें हैं कि मान लीजिए कोई भी देश है वो फंस गया भुगतान संतुलन की समस्या में, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या में फंस गया। भुगतान संतुलन की समस्या का मतलब वह देश के पास निर्यात आयात कर रहा है, बाहर से वस्तुएं मंगा रहा है, लेकिन उनका पेमेंट करने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। इसको भुगतान संतुलन का संकट कहते हैं, बार बार मैं बता चुका। तो मान लीजिए कोई देश भुगतान संतुलन के संकट में फंस गया, यानी उस देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं है कि बाहर से जो वस्तुएं खरीद के तेल वोल ला रहा है उसका पेमेंट कर पाए। तो जब भी कोई देश भुगतान संतुलन की समस्या में फंस जाता है तो उसका तत्कालिक समाधान के लिए एक व्यवस्था लाया है आईएमएफ, जिस व्यवस्था को कहता है बिना ब्याज का उधार। आईएमएफ कहता है कि आप अपने भुगतान संतुलन की तात्कालिक समाधान के लिए जो आपका कोटा है, जो आपने दिया है आईएमएफ में, जो कोटा है उसका 25% राशि निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 करोड़ एसडीआर दिया हुआ है, आईएमएफ में आपका कोटा 100 करोड़ एसडीआर का है, तो 25% निकाल लीजिए, यानी 25 करोड़ एसडीआर आप निकाल लीजिए, उधार के रूप में हमसे ले जाइए। और आईएमएफ कहता है इस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, और साथ साथ कहता है कि 3 से 5 वर्ष के भीतर आपको यह राशि लौटानी पड़ेगी। कितनी लौटानी पड़ेगी? 3 से 5 साल के भीतर आईएमएफ कहता है यह पैसा लौटाना पड़ेगा। यानी बिना ब्याज का उधार उस देश को दिया जाता है जो भुगतान संतुलन के तात्कालिक संकट में फंस गया हो। जितना भी उसका कोटा है उसका 25% वह उधार ले सकता है, कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, और 3 से 5 साल के भीतर वह पैसा उसे लौटाना होता है। ठीक। दूसरा है क्रेडिट ट्रेंचेज। दूसरा क्या है? क्रेडिट ट्रेंचेज, ऋण भागों से उधार। दूसरा क्या है? क्रेडिट ट्रेंचेज, ऋण भागों से उधार। इसके तहत क्या है कि मान लीजिए कोई देश भुगतान संतुलन के संकट में फंसा हुआ था, तात्कालिक समाधान के लिए उसने अपने कोटा का 25% पैसा ले लिया, राशि ले ली, एसडीआर ले लिया, लेकिन उसकी समस्या दूर नहीं हुई। फिर वो आईएमएफ के पास जाएगा, आईएमएफ कहेगा देखिए आपने बिना ब्याज का उधार ले लिया है, अपने कोटे का 25% आप ले चुके हैं, अब जो हम आपको पैसा देंगे वह क्रेडिट ट्रेंचेज के आधार पर देंगे, ऋण भागों का जो उधार है उसके आधार पर देंगे। ठीक। और आईएमएफ कहता है देखिए हम क्रेडिट ट्रेंचेज तब देंगे जब पिछला आपने ले लिया, 25% ले लिया है। आईएमएफ कहा कि वो ले लिया, उससे आपकी समस्या नहीं दूर हुई, तो आपको हम दूसरा सिस्टम एक्टिव करेंगे, क्रेडिट ट्रेंचेज एक्टिव करेंगे। और इसके तहत आईएमएफ कहता है इसके तहत भी हम आपको जो आपका कोटा है उसका 25% के बराबर पैसा दे देंगे। यानी यदि आपका 100 करोड़ एसडीआर का कोटा है तो आपको 25 करोड़ एसडीआर हम फिर दे देंगे, उसका 25% दे देंगे। लेकिन यह जो 25% पैसा देंगे यह हम आपको 4 किस्तों में देंगे। आप कहोगे 4 किस्तों में क्यों देता है? दरअसल इससे जो पैसा देता है वह पैसा, वह ऋण शर्त युक्त होते हैं। और शर्त क्या होती है? शर्त यह होती है कि जिस देश को यह ऋण दे रहा है, जिस देश को इसके तहत पैसा दे रहा है, उस देश को आईएमएफ को संतुष्ट करना पड़ता है कि वह अपने देश में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विकास प्रोग्राम चला रहा है। यानी कोई देश पहले गया था, कह गया कि हम बैलेंस भुगतान संतुलन की समस्या में फंसे हैं, इसके तहत हमें पैसा दे दीजिए, ले लिया। उसके बाद कहा भाई हमारा समाधान नहीं हुआ, तो आईएमएफ कहेगा क्रेडिट ट्रेंचेज से उधार दे देंगे, हम आपको आपके कोटे का 25% दे देंगे। लेकिन आपको हमें बताना होगा कि आप अपने भुगतान संतुलन की जो समस्या खड़ी हुई है इसको दूर करने के लिए अपने देश में डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, अपने देश के भीतर काम करना शुरू कर दिए हैं। और यह जो 25% पैसा दे रहे हैं एक ही बार में नहीं देंगे, हम आपको 4 किस्तों में देंगे। पहले किस्त का पैसा ले जाइए, फिर हमें संतुष्ट कीजिए, हाँ आप विकास प्रोग्राम चला रहे हैं, हम संतुष्ट हो जाएंगे, दूसरे का पैसा देंगे, दूसरे के बाद संतुष्ट हो जाएंगे, तीसरे का पैसा देंगे, तीसरे के बाद संतुष्ट हो जाएंगे तो चौथे का पैसा देंगे। यानी स्टेप वाइज पैसा दिया जाता है इस क्रेडिट ट्रेंच के तहत, क्योंकि क्रेडिट ट्रेंचेज के तहत आईएमएफ संतुष्ट होता है कि हाँ आप अपनी समस्याओं का अस्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। ठीक।
एक तीसरा है, यह भी बिना ब्याज वाला पैसा है। इसे कहते हैं भुगतान शेष की गंभीर समस्याओं के लिए ऋण। ठीक, मान लीजिए कोई देश भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, एकदम लस्त-पस्त हालत हो गया, एकदम पैसा नहीं है, बाहर से न दवाई खरीद सकते हैं, न मशीन खरीद सकते हैं, न पेट्रोलियम खरीद सकते हैं, कुछ नहीं खरीद सकते हैं, न अनाज खरीद सकते हैं, भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। जब इस गंभीर संकट में फंस जाता है तो आईएमएफ कहता है आइए हमारे पास, आपको हम भुगतान शेष की गंभीर समस्याओं के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे और इसके तहत आपका जो भी कोटा है उस कोटे के 300% तक की ऋण सुविधा आपको मिलेगी। यानी जितना कोटा है उसके 300% तक की ऋण सुविधा मिलेगी। लेकिन इसकी भी शर्त होती है। जब भी कोई देश इस व्यवस्था से ऋण लेता है, इस पर ब्याज नहीं लगता है, लेकिन शर्तें पूरी करनी पड़ती है। शर्तें यह होती है कि जब भी कोई देश इस व्यवस्था से ऋण लेता है तो उस देश को आईएमएफ को यह बताना होता है, आईएमएफ को संतुष्ट करना होता है कि जो ये भुगतान संतुलन का गंभीर संकट खड़ा हुआ था, इसके पीछे जो कारण थे उसको दूर करने के लिए हम जोरदार प्रयास कर रहे हैं। हम अपने देश में आर्थिक सुधार लाने के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का जोरदार प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाना पड़ता है, तभी आईएमएफ लोन देता है। यानी ये रहे आईएमएफ के बिना ब्याज वाले कर्जे। तो जो ऋण भाग के उधार हैं उसके तहत ये सुविधा है। अब हम देखते हैं आईएमएफ जो ऋण भाग से भिन्न कर्जे देता है, जिस पर ब्याज लेता है, वो क्या क्या है। तो आइए अब हम बात करते हैं आईएमएफ के ऋण भाग से भिन्न कर्जे। यह जो ऋण भाग से भिन्न कर्जे हैं, जिनको नाम दिया है आईएमएफ ने कि ये हमारे ऋण भाग से भिन्न कर्जे हैं, इन पर आईएमएफ ब्याज लेता है। जब आईएमएफ शुरू हुआ तो यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में आईएमएफ को 1960 के दशक में महसूस हुआ कि अपने सदस्यों के लिए कुछ हमें ऋण सुविधाएं निर्मित करनी होगी और 1960 के बाद जो नई ऋण सुविधाएं निर्मित की उसे ऋण भाग से भिन्न कर्जे का नाम दिया। यह लंबे समय तक के लिए दिए जाने वाले कर्ज हैं और यह विभिन्न शर्तों से युक्त होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की ब्याज दर पर यह कर्जे उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी इस ऋण भाग से भिन्न कर्जे के तहत जो विंडो है, इस विंडो से जब भी आप उधार मांगने जाएंगे तो आपको उनकी शर्तें भी पूरी करनी होगी और जो ब्याज तय होगा वो ब्याज भी देना होगा। तो आइए देखते हैं विंडो क्या क्या है, कौन कौन से सुविधाएं हैं, प्रत्येक सुविधा की शर्तें क्या है और प्रत्येक सुविधा के तहत ब्याज क्या लगता है। तो पहली सुविधा है जिसे कहा गया है SAF, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सांगठनिक समायोजन सुविधा। यह 1986 में आईएमएफ ने लाया। यह दुनिया के दरिद्रतम विकासशील देशों के लिए है। ठीक, और इसके तहत जो विकासशील देश हैं, जो दरिद्रतम विकासशील देश हैं, आईएमएफ कहता है कि हम अपने एसएफ के तहत आपको लोन देंगे। लोन इसलिए देंगे ताकि आप अपने भुगतान संतुलन को सुधार सके और अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक रिफॉर्म ला सके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ला सके। जैसे आप ईज ऑफ डूइंग पर काम कर सके, आप एनर्जी पर काम कर सके, आप इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर सके, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम सके, यो काम कर सके ताकि आपकी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाया जाए। जब कोई देश इन शर्तों को पूरा करता है तो उसे रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात कम ब्याज लिया जाता है। ठीक, इसके तहत जो पैसा दिया जाता है, जो सांगठनिक समायोजन सुविधा के तहत जो पैसा दिया जाता है, वह 3 किस्तों में दिया जाता है। पहली ही किस्त में नहीं दिया जाता है, क्योंकि शर्त क्या है, आपको अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाना है। तो पहली किस्त में जो पैसा दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रथम वार्षिक प्रबंधन। इस प्रथम वार्षिक प्रबंधन के तहत कोई भी देश अपने कोटा का 15% उधार प्राप्त कर सकता है। ठीक, 15% ले लिए। उसके बाद 1 साल तक आपको दिखाना पड़ेगा आईएमएफ को कि देखिए इस पैसे का इस्तेमाल हम अपनी अर्थव्यवस्था के यहां रिफॉर्म में कर रहे हैं। आईएमएफ संतुष्ट हो गया तो आप द्वितीय वार्षिक प्रबंधन की ओर जाएंगे। यहां आपको अपनी कोटा का 20% आईएमएफ प्रदान करेगा।
फिर आप काम करेंगे, फिर आईएमएफ के पास जाएंगे, देखिए हमने ठीक ठाक काम कर लिया, फिर आप तृतीय वार्षिक प्रबंधन की ओर जाते हैं, ठीक, और यहाँ पुनः कोटा का 15% आपको मिलता है। तो इस प्रकार ये प्राप्त होता है। ये जो कर्ज है वो 5 से 10 वर्षों के बीच चुकाया जाता है। ब्याज दर आधे से 1% के बीच होती है। हमने कहा था ब्याज दर बहुत कम लगती है, रियायती ब्याज आधे से 1%। अब 1% आधा परसेंट ब्याज दर कोई ब्याज दर होती है। शुरू में बताया था कि लंबे समय के कर्ज होते हैं, तो कितने समय, 5 से 10 वर्ष के बीच इनको चुकाना होता है। कोई देश 6 साल में, कोई 7 साल में, कोई 8 साल में, ऐसे देश तय कर लेते हैं, चुकाते हैं। आधा से 1% इनको ब्याज देना पड़ता है। इसके बाद एक है एसटीएफ, सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी, व्यवस्थित रूपांतरण सुविधा। अप्रैल 1993 में आईएमएफ ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। हुआ क्या कि जब रूस का विखंडन हुआ था, रूस की अर्थव्यवस्था चरमराई थी, तो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो विशेष करके रूस और रूस से अलग हुए जो अन्य गणतंत्र थे, रूस से अलग हुए जो अन्य गणतंत्र थे, जो रूस से अलग हुए थे, उनके भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने के लिए इस सिस्टम को लाया गया था। ठीक, रूस और अन्य गणतंत्रों में उन्हीं देशों की असुविधा मिलती है जिन देशों को व्यापार और भुगतान व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी हो गई हो, न तो उनका ट्रेड बढ़िया से चल रहा हो और न तो उनका पेमेंट सिस्टम बढ़िया से चल रहा हो, और इस व्यापार और भुगतान में तात्कालिक गड़बड़ी के कारण वे भुगतान संतुलन की समस्या के मुहाने पर खड़े हो गए हैं, तो उन्हीं देशों के लिए यह सुविधा है, उन्हीं को इससे मदद मिलती है। एक है गरीबी में कटौती और विकास सुविधा, एक है गरीबी में कटौती और विकास सुविधा। यह जो लोन विंडो है, इसके तहत लो इनकम कंट्री ही इस सुविधा से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस विंडो से वही लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं जो कमजोर आय वाले देश हैं। रियायती ब्याज दरों पर ऋण मिलता है, अर्थात बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब इसके बाद जो अगला है वह है आरसीएफ, गरीबी में कटौती और विकास सुविधा, आरसीएफ। इस गरीबी में कटौती और विकास सुविधा का लाभ सभी देशों को नहीं मिलता है, बल्कि यह भी लो इनकम कंट्रीज के लिए ही है, निम्न आय वाले देशों के लिए ही यह लोन विंडो है। ठीक, यह इस लोन की पहली शर्त है कि वह लो इनकम कंट्री होना चाहिए, निम्न आय वाला देश होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि यह जो निम्न आय वाला देश है यह भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकताएं इसको है। यानी भुगतान संतुलन के ऐसे संकट में फंसा है कि इसको 2 घंटे के अंदर पैसा चाहिए, 1 घंटे के अंदर पैसा चाहिए, 4 घंटे के अंदर पैसा चाहिए, जहाज एकदम बंदरगाह पर खड़ा है, पेमेंट नहीं है कि दे पाए। ठीक, तो जब भी कोई कमजोर आय वाला देश जिसे तत्काल भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान करता है, वह आईएमएफ के आरसीएफ विंडो पर जाता है और आईएमएफ कहता है ठीक है, आपको हम ऋण सुविधा प्रदान करेंगे, ठीक, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि आपको तुरंत अपने यहाँ आर्थिक सुधारों को लागू करना होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म को लागू करना होगा। आपको तुरंत क्या लागू करना होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म को लागू करना होगा, आर्थिक सुधारों को लागू करना होगा। यह बात आईएमएफ कहता है। इसके बाद आईएमएफ की एक क्रेडिट लाइन है जिसे एफसीएल कहते हैं, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन कहते हैं, लचीली क्रेडिट लाइन कहते हैं। यह भी एक लोन विंडो है। ठीक, यह लोन विंडो की कुछ शर्तें होती हैं। इस विंडो से वे ही देश लोन प्राप्त कर सकते हैं जो एकदम सशक्त आर्थिक ढांचे का निर्माण कर रहे हों और साथ साथ उनका पुराना आर्थिक प्रदर्शन बेहतर रहा हो। यानी कोई देश है पहले बहुत बढ़िया आर्थिक प्रदर्शन किया है, बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था चलाया है, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन बीच में गड़बड़ाने के बावजूद वो देश जूझ रहा है कि हम एक बेहतर आर्थिक ढांचे का निर्माण करेंगे, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाएंगे, हम आर्थिक सुधार लाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि कुछ देशों का ट्रैक रिकॉर्ड तो बेहतर बहुत रहता है, लेकिन बीच बीच में अपनी विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियों के कारण या कुछ अर्थव्यवस्था की सब बाहरी प्रभावों के कारण, जैसे भारत 1991 में फंस गया था।
उसके पीछे भारत की अपनी आर्थिक नीतियां तो थी ही, साथ साथ उसी समय जो अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ था वो भी एक वजह था। तो आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों ने मिलकर के भारत को एक आर्थिक संकट के मुहाने पर फंसा दिया था, ऋण भुगतान संतुलन के मुहाने पर फंसा दिया था, ऋण संकट के मुहाने पर फंसा दिया था। भारत को इससे कर्ज मिला था। यानी कोई देश जिसका जो सशक्त आर्थिक ढांचे का निर्माण भी कर रहा हो, आर्थिक प्रदर्शन भी बेहतर रहा हो, और वह किसी तत्कालीन ऋण संकट में फंस गया हो, ठीक, तत्कालीन ऋण संकट में फंस गया हो, उन देशों की तत्कालीन ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सुविधा का प्रयोग किया जाता है, एफसीएल का प्रयोग किया जाता है। अभी कोविड के बाद इस सुविधा का बहुत इस्तेमाल होगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण 2020 में ढेर सारे देश तत्कालीन आर्थिक संकट में फंस गए थे। इन देशों को आर्थिक संकट से निकालने के लिए आईएमएफ ने इस सुविधा का खूब इस्तेमाल किया, और ढेर सारे देश ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बादी के मुहाने पर खड़ी थी, उनको बर्बादी के मुहाने से आईएमएफ निकाल लाया। इसके बाद एक लोन विंडो है जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड फंड, विस्तारित निधि सुविधा। यह जो एक्सटेंडेड फंड है, यह जो विस्तारित निधि सुविधा है, यह एक दीर्घकालिक फंड की सुविधा है, लंबे टाइम के फंड की सुविधा है। लंबे टाइम का जिसे पैसा चाहिए वो इस विस्तारित निधि सुविधा के तहत जाता है। इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। कोई भी देश इस विंडो से लोन तभी प्राप्त करेगा जब वह आईएमएफ की इन शर्तों को पूरा करेगा। तो आईएमएफ की शर्तें क्या हैं? शर्तें यह है कि कोई भी देश, मान लीजिए पुराने बीओपी दबावों के कारण संकट में फंस गया है, पहले से ही 10 साल पहले से ही छोटा छोटा हर साल उसका व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, हर साल व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, हर साल व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे बढ़ता व्यापार घाटा एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उस देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं है कि अपने भुगतान कर पाए, अपने पेमेंट कर पाए, तो भुगतान संतुलन के संकट में फंस गया। अब उस देश को लगता है कि भैया हमें अपनी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार करना होगा। अगर हम सुधार नहीं कर पाएंगे तो हमारा व्यापार घाटा ऐसे रहेगा, हम नष्ट हो जाएंगे। तो संरचनात्मक सुधार करने में भैया पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वह देश भागा भागा आईएमएफ के पास जाता है, कहता है कि हमें विस्तारित निधि सुविधा से ऋण दे दीजिए। देखिए, हम पुराने बीओपी, पुराने व्यापार घाटे के कारण, पुराने बीओपी दबाव के कारण संकट में फंस गए हैं, लेकिन हम इस संकट से निकटना चाहते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार करना चाहते हैं। आईएमएफ कहता है आए हैं तो ले जाइए, लेकिन हम बाजार आधारित ब्याज दरें देंगे, जो मार्केट में मार्केट रेट चल रहा होगा उसी के आधार पर हम आपको पैसा देंगे। तो ये रही बात आईएमएफ की उधार व्यवस्था की। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं आईएमएफ और कोविड-19। आप कोई भी किताब पढ़ोगे ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, आईएमएफ और कोविड-19, लेकिन मैंने इस पर अध्ययन करके इसी आईएमएफ ने एक टॉपिक बनाया है। दरअसल आईएमएफ ने कोविड-19 के दौरान ढेर सारे प्रयास किए और उसके प्रयास रंग भी लाए। दुनिया जो कोरोना के समय लगता था कि अब पहले जैसा हो भी नहीं पाएगी, वह दुनिया बिल्कुल पहले जैसा हो गई है। आसपास देखिए तो लगता ही नहीं है कोई कोरोना आया था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, पूरी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी। ये सारी आर्थिक गतिविधियां जो खुली है, उनके पीछे एक एक व्यक्ति, एक एक राष्ट्र, एक एक संगठन, सबका योगदान रहा है। उसमें आईएमएफ ने एक बड़ी भूमिका निभाई। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1-2 साल के भीतर, बाद में नहीं, 1-2 साल के भीतर सवाल आएंगे कि आखिर आईएमएफ ने कोविड-19 के समय जो बेहतर शानदार काम किया था उससे हमारा विद्यार्थी परिचित है कि नहीं। ये किताबों में नहीं है, लेकिन मैंने खुद अध्ययन करके इसको बनाया है। मुझे लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आईएमएफ ने कोविड-19 के समय क्या किया। याद रखिए, आने वाले प्रीलिम्स और आने वाले मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि इसी साल आएगा कि अगले साल आएगा, लेकिन 1-2 साल के अंदर आना है। तो बात करते हैं आईएमएफ और कोविड-19 की। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, ठीक,
कोविड आया, लॉकडाउन लगा, ठीक, और तुरंत आईएमएफ ने इमरजेंसी फाइनेंसिंग की व्यवस्था की, आपातकालीन वित्त पोषण की व्यवस्था की, ठीक। और इस आपातकालीन वित्त पोषण की व्यवस्था के तहत आईएमएफ ने 2 प्रोग्राम शुरू किए। एक रैपिड क्रेडिट सुविधा प्रोग्राम शुरू किया, दूसरा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रोग्राम शुरू किया। इस रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आईएमएफ ने दुनिया के 80 देशों को फंड उपलब्ध कराया। इन 2 के तहत दुनिया के 80 देशों को फंड उपलब्ध कराया, 1-2 देश नहीं। तो आपको सवाल यहां से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन आईएमएफ की इमरजेंसी फाइनेंसिंग व्यवस्था के तहत आता है? तो याद रखिएगा, कोड पहले से नहीं था। कोविड-19 के समय आईएमएफ ने तुरंत एक्शन लिया और इमरजेंसी फाइनेंसिंग की व्यवस्था की, और इसके तहत रैपिड क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल नाम की एक विंडो शुरू की, एक रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम की विंडो शुरू की, और इन 2 विंडो के तहत आईएमएफ ने 80 देशों को फंड प्रदान किया, 80 देशों की मदद की, ठीक। पहला तो ये किया। दूसरा, आईएमएफ ने कोविड-19 के तहत ग्रांट्स फॉर डेब्ट रिलीफ का प्रोग्राम शुरू किया, ठीक। इसके तहत आईएमएफ ने कहा कि दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो बड़े बड़े देशों से कर्ज ले चुके हैं अपने आयात के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन इस समय वो कर्ज नहीं चुका सकते। और आईएमएफ ने दुनिया के 29 सबसे गरीब और कमजोर राष्ट्रों का चुनाव किया, और दुनिया का जो सबसे गरीब और 29 कमजोर राष्ट्र थे, इनको ग्रांट फॉर डेब्ट रिलीफ के तहत इनको एसडीआर दिया, विदेशी मुद्रा दिया और इनकी मदद किया। तो दूसरा जो सिस्टम उसने शुरू किया उसे कहते हैं ग्रांट फॉर डेब्ट रिलीफ। इसके तहत आईएमएफ ने दुनिया के 29 कमजोर और दरिद्र राष्ट्रों की मदद की कोविड-19 के समय। इसके बाद आईएमएफ ने उसी दौरान आपदा रोकथाम एवं राहत ट्रस्ट का निर्माण किया। आईएमएफ ने आपदा रोकथाम और राहत ट्रस्ट का निर्माण किया। किसने निर्माण किया? तो आईएमएफ ने आपदा रोकथाम और राहत ट्रस्ट का निर्माण किया। इसके तहत उसने 29 देशों की मदद की। यहां भी 29 देशों की मदद की। कैसे मदद की? तो इन 29 देशों को चिकित्सा उपकरणों की खरीद में मदद की और अन्य राहत के प्रयास में मदद की है। उन 29 देशों को एसडीआर दिया, पैसा दिया कि आप दुनिया के अन्य देशों से वेंटिलेटर खरीद लीजिए, मास्क खरीद लीजिए, किट जो पहना जाता था वो खरीद लीजिए, वैक्सीन खरीद लीजिए। तो 29 देशों को आपदा रोकथाम और राहत ट्रस्ट के तहत मदद की। ठीक, इसके साथ साथ एक अनूठा प्रयोग किया, जो तीसरा प्रयोग किया उसे कहा जाता है कॉल्स फॉर बाइलेटरल डेब्ट रिलीफ, द्विपक्षीय राहत के ऋण के लिए बात करना। ठीक, कॉल्स फॉर बाइलेटरल डेब्ट रिलीफ। इसके तहत हुआ क्या कि जब कोविड आया हुआ था तो आईएमएफ के जो एमडी हैं, जो प्रबंध निदेशक हैं, और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, ये दोनों ने एक साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ के एमडी और विश्व बैंक के अध्यक्ष ने दुनिया के अमीर देशों से एक आह्वान किया और कहा कि हे दुनिया के अमीर देशों, आपने जो गरीब देशों को ऋण दिया है उन ऋण को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखिए, आपने कर्ज दिए हैं तो ढेर सारे कर्जों की वसूली का साल यही होगा। तो उसने कहा कि जिन कर्जे की वसूली 2020 में पूरी हो रही है, 21 में पूरी हो रही है, 5-7 साल बढ़ा दीजिए, यानी कुछ दिन के लिए सस्पेंड कीजिए। आईएमएफ के एमडी और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष की इस अपील का असर भी हुआ और इस अपील का G20 देशों ने तुरंत जवाब दिया और G20 देशों ने कहा ठीक कि हमने जो दुनिया के गरीब देशों को ऋण दिया है, जो सबसे गरीब देशों को कर्जे दिया है, उस ऋण को हम निलंबित कर रहे हैं। और G20 देशों ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को दिए गए कर्ज को निलंबित कर दिया। ठीक, समझ में आ गई बात? साथ साथ इसी कोविड के समय आईएमएफ ने अपील की
कि हम नया विशेष आहरण अधिकार शुरू कर रहे हैं, न्यू एसडीआर का निर्माण शुरू कर रहे हैं। अगर किसी देश के पास एक्स्ट्रा पैसा हो, मुद्रा हो, तो हमारे पास आए, हमारे एसडीआर में जमा कर दे, ताकि हम इससे दूसरे अन्य देशों की मदद करें। तो इसी कोविड के समय आईएमएफ ने 350 अरब डॉलर का एसडीआर भी निर्माण किया और उस 350 अरब डॉलर के एसडीआर की मदद दुनिया के विभिन्न देशों को की जो कोविड के समय संकट में फंस चुके थे। इसके साथ साथ इनहेंसिंग लिक्विडिटी की भी व्यवस्था लाई। आईएमएफ ने कोविड-19 के दौरान वित्तीय सुरक्षा तंत्र को और मजबूत कराने के लिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन की भी स्थापना की। आप कहोगे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन क्या है? तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन और कुछ नहीं है। आईएमएफ ने कहा कि हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसके तहत कोई देश यदि कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट में फंस गया हो तो तुरंत अल्पकालिक भुगतान हम उसको करेंगे। यदि कभी कभी, अब देखो ना, इसको इस तरह समझना, हो क्या गया था, कोविड-19 में बैंक सब बंद थे, कोविड-19 में बैंक सब बंद थे। पता चला भारत तो नहीं था, भारत तो नहीं पैसा वैसा ले रहा था। मान लीजिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश कह रहा है कि हमको वेंटिलेटर लेना है अमेरिका से, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम तो क्रैक किया है, वेंटिलेटर आएगा लेकिन उसका पेमेंट कैसे होगा? तो आईएमएफ खड़ा हो गया। आईएमएफ ने कहा कि देखिए आपके पास तुरंत पेमेंट की संकट आ गया है, हम आपके बदले पेमेंट कर दे रहे हैं। यानी आप अगर किसी अल्पकालीन भुगतान संतुलन की समस्या से गुजर रहे हैं तो उसका हम समाधान कर रहे हैं। आईएमएफ कह रहा है कि हम आपके बदले पेमेंट कर दे रहे हैं और जो आपके बदले पेमेंट कर रहे हैं वह अपने बही खाते में हम आपको दिए गए उधार के रूप में दर्ज कर लेंगे। यानी मान लीजिए बांग्लादेश अमेरिका से वेंटिलेटर मंगा रहा है, मान लीजिए वो 100 करोड़ डॉलर का वेंटिलेटर मंगा रहा है, तो आईएमएफ कह रहा है पेमेंट सिस्टम गड़बड़ हुआ पड़ा है। आईएमएफ कह रहा है कि आप वेंटिलेटर मंगाइए, अमेरिका को 100 करोड़ डॉलर हम पेमेंट कर देंगे। आईएमएफ पेमेंट कर दे रहा है और आईएमएफ कह रहा है कि हम 100 करोड़ डॉलर अमेरिका को पेमेंट करेंगे, लेकिन उसे हम अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि हमने 100 करोड़ डॉलर बांग्लादेश को उधार दिया है। समझ में आ गई बात? इसे ही कहते हैं SLL का सिस्टम। इसके तहत भी ढेर सारा काम आईएमएफ ने किया। ठीक, अब थोड़े चलते हैं। आईएमएफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस पर भी काफी काम करता है। तो थोड़ा देखते हैं आईएमएफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस पर क्या क्या कर रहा है। कोविड वाला समझ गए, अब समझाता हूं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस पर आईएमएफ क्या क्या कर रहा है। याद रखिएगा, हमने आईएमएफ को बहुत करीने से सजाया है, क्योंकि ये सब टॉपिक आपको किताब गाइडें हैं जो उसमें अच्छे तरह से मिलते नहीं। पहले हमने आईएमएफ का आपको परिचय बताया, फिर हमने आपको क्या बताया, आईएमएफ की पूरी शासन संरचना कैसे चलती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड कैसे है, एमडी कैसे हैं, डेवलपमेंट कमेटी, ये सब बताया। फिर हमने बताया कोटा क्या है, एसडीआर क्या है, क्योंकि आगे वे शब्द आते। फिर हमने बताया कि आईएमएफ अपने पैसा कहाँ से इकट्ठा करता है। फिर हमने बताया आईएमएफ उधार क्या देता है। एक्चुअल में आईएमएफ यही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हमने आईएमएफ का विस्तार किया। हमने ये भी बताया कि कोविड-19 के समय आईएमएफ क्या कर रहा है। और साथ साथ एक बात जान लीजिए, आईएमएफ आजकल बहुत एक्टिव है, वह मनी लॉन्ड्रिंग पर और टेरर फाइनेंस पर भी काफ़ी काम कर रहा है। तो थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। विशेष करके 9/11 के हमले के बाद आईएमएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंस पर उसके एक्शन है उसका विस्तार कर दिया। यूं कहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेरर फाइनेंस के खिलाफ अपनी कार्रवाई को नए सिरे से परिभाषित किया। 9/11 एक माइलस्टोन है जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आईएमएफ भी उतर आता है। तो आइए देखते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आईएमएफ करता क्या है। इनको समझने से पहले हम एक लाइन में आपको समझाते हैं कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, टेरर फाइनेंसिंग क्या है। जब हम बात मनी लॉन्ड्रिंग की करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, काले धन को वैध बनाना। अगर किसी भी तरीके से
काला धन अर्जित किया गया है, ब्लैक मनी अर्जित है और उसको व्हाइट मनी में तब्दील किया जा रहा है, तो वह पूरी की पूरी प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। अर्थात आपराधिक गतिविधियों से जो भी वित्तीय और भौतिक संपत्तियां उत्पन्न हुई हैं, उनको विभिन्न तरीकों से कानूनी संपत्ति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। आपने काला धन इकट्ठा किया है, सफेद बना रहे हैं, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अगर हम आतंकवाद के वित्त पोषण की बात करें, तो आतंकवाद के वित्त पोषण से सीधा तात्पर्य है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करना। जिन हाथों में कलम ना पहुंच पाई, किताबें ना पहुंच पाई, बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाया, उन हाथों में AK-47 आखिर आई कहां से, RDX आया कहां से? जाहिर सी बात है, इसके पीछे बहुत बड़ी फाइनेंसिंग लॉबी काम करती है। तो अगर हमें आतंकवाद को रोकना है, तो जिस पैसे से आतंकवाद पलता बढ़ता है, उस पैसे के फ्लो को काट देना होगा। आतंकवादी गतिविधियां अपने आप कम हो जाएंगी। यूं कहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एक दूसरे से जुड़े भी हैं। इन दोनों के लिए IMF ज्यादा काम कर रहा है। ठीक, आप कहोगे कि आखिर IMF इस मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर इतनी चिंता क्यों करता है? उसकी चिंता की वजह क्या है? दरअसल IMF चिंतित है क्योंकि जो ये अवैध गतिविधियां हैं, यह विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित कर सकती हैं और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को भी विकृत कर सकती हैं। अगर ये गतिविधियां तेजी से चल रही है, टेरर फंडिंग खूब हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग खूब हो रही है, तो विदेशी निवेश हतोत्साहित हो जाएगा। जिस देश में गतिविधियां होंगी वहां विदेशी निवेश नहीं होगा। साथ साथ यदि मनी लॉन्ड्रिंग प्रबल रूप से दुनिया में चल रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह है, जो व्हाइट मनी की फ्लोइंग है, वह अपने आप विकृत हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता जन्म की समस्या जन्म ले लेती है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की गतिविधियां तमाम प्रकार के आर्थिक संसाधनों को नष्ट भी कर देती हैं। यह गतिविधियां दुनिया में तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर अस्थिर प्रभाव डालती हैं। और जब अगर ये गतिविधियां किसी देश की अर्थव्यवस्था पर अस्थिर प्रभाव डाल रही है, तो आज की दुनिया अलग थलग दुनिया नहीं है। आज की दुनिया परस्पर जुड़ी हुई दुनिया है, एक दूसरे में समाहित दुनिया है। तो कोई भी देश यदि अस्थिर होगा, तो वह दुनिया भर की अस्थिरता को जन्म दे सकता है। आप ये मत सोचिए कि आतंकवाद के कारण कोई एक देश अस्थिर हो रहा है तो उसके आर्थिक प्रभाव अन्य देशों पर नहीं पड़ेंगे। अन्य देशों पर भी उसके आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि आज की दुनिया परस्पर जुड़ी हुई दुनिया है। इसलिए IMF चिंतित है उस हर मनी लॉन्ड्रिंग की घटना से, जो किसी भी देश पर आर्थिक प्रभाव डाल सकती है, जो पूंजी प्रवाह को विकृत कर सकती हैं, जो विदेशी निवेश को हतोत्साहित करती हैं। क्योंकि ये सब कुछ होगा तो कोई बचा नहीं रहेगा पाएगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए IMF चिंतित है। अब अगर चिंतित है तो कर क्या रहा है? ठीक, तो IMF ने इस मनी लॉन्ड्रिंग और इस आतंकवाद वित्त पोषण के लिए कई प्रयास किए हैं। आइए इसके प्रयासों को समझते हैं। पहला प्रयास किया है कि जब 2001 में 9/11 की घटना हुई, उसके बाद IMF ने अपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का तथा अपनी कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जिसे CFT कहते हैं, इन गतिविधियों का विस्तार कर दिया। हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को AML की गतिविधियां भी कहते हैं, CFT की गतिविधियां भी कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AML की और CFT की गतिविधियों का विस्तार कर दिया गया। विस्तार के तहत दो काम किए गए। पहला काम यह किया गया, IMF ने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय मदद देना शुरू किया और सभी सदस्य देशों से कहा कि हमसे पैसा लीजिए, अपने अपने देश में उन संस्थानों का निर्माण कीजिए जो AML को और CFT की क्षमता का विकास कर सके। यानी देशों से कहा कि हमसे पैसा लीजिए और अपने देश में AML की क्षमता का विकास कीजिए, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की क्षमता का विकास कीजिए। आप अपने संस्थानों को मजबूत बनाइए ताकि जहां जहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसके खिलाफ, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग किया जा सके।
देशों से कहा हमसे पैसा लीजिए, हमसे क्षमता, हमसे पैसा लीजिए, हमसे तकनीकी सहायता लीजिए, क्षमता का विस्तार कीजिए ताकि आप CFT का विस्तार कर सकें, यानी कॉम्बैटिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म का आप विस्तार कर सके, आप मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग की जो भी तंत्र चल रहा है उसको आप नष्ट कर सके, उसको आप खत्म कर सके। इसके लिए विभिन्न देशों को मदद देता है, तकनीकी मदद देता है, सलाहकारी मदद देता है, पैसे की भी मदद देता है। इसके साथ साथ IMF ने कहा कि जो वित्तीय कार्यबल है FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उसकी ग्रे लिस्ट प्रकाशित होगी और उसकी जो ब्लैक लिस्ट प्रकाशित होगी, इस ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के आधार पर हम देशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के आधार पर दुनिया भर के देशों को मिलने वाली वित्तीय मदद में हम कटौती करेंगे। IMF ने कहा है कि यदि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट देता है तो उसके आधार पर भी हम कार्रवाई करेंगे, ब्लैक लिस्ट देता है तो उसके आधार पर भी हम कार्रवाई करेंगे। यह काम IMF करता है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, या ग्रे लिस्ट क्या है, या ब्लैक लिस्ट क्या है। IMF से जुड़ा है तो इसे भी समझाता हूं। देखो, तो बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, FATF की। चूंकि IMF से जुड़ा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जुड़ा है, टेरर फाइनेंसिंग के मामले में जुड़ा है, इसलिए FATF को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं FATF की। 1989 का साल था, 1989 का साल था। G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था पेरिस में, और G7 के शिखर सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था, उसी में निर्णय लिया गया कि हम एक संस्थान की स्थापना करेंगे जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहेंगे। ठीक, तो FATF की स्थापना कर दी गई, और FATF की स्थापना करके कहा गया कि यह जो FATF है यह एक्शन लेगा किसके खिलाफ, तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और आतंकी वित्त पोषण को के खिलाफ एक्शन लेगा। यह FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण को रोकने का काम करेगा। तो इसके लिए ग्रे लिस्ट भी प्रकाशित करेगा और ब्लैक लिस्ट भी प्रकाशित करेगा। तो आइए समझते हैं FATF की ग्रे लिस्ट क्या है, FATF की ब्लैक लिस्ट क्या है। जब हम FATF की ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो FATF दो लिस्ट प्रकाशित करती है, एक को ग्रे लिस्ट कहते हैं, एक को ब्लैक लिस्ट कहते हैं। सबसे पहले वो ग्रे लिस्ट प्रकाशित करती है। देखो, वे देश जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग का सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में रखता है। जैसे पाकिस्तान को माना जाता है कि कहीं से काला धन लेके जाइए, वहां व्हाइट मनी बना लीजिए। दाऊद इब्राहिम यहां से ब्लैक मनी ले गया, वहां व्हाइट मनी बना लिया। साथ साथ पाकिस्तान में आतंकवादियों को वित्तीय मदद दी जाती है। तमाम जगह से पैसे पाकिस्तान आते हैं, वहां से टेरर फंडिंग की जाती है। तो पाकिस्तान को FATF ने किसमें रख दिया, ग्रे लिस्ट में रख दिया। तो जिन जिन देशों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग का सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF किस में रख देती है, ग्रे लिस्ट में रख देती है। और जिन देशों को ग्रे लिस्ट में रखती है, उन देशों के लिए यह ग्रे लिस्ट एक चेतावनी की तरह होती है। IMF उन देशों को चेतावनी जारी करता है कि सुधर जाइए, ग्रे लिस्ट में नाम आपका आ गया है। अगर आपने जो आप पर आरोप लगे हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के सुरक्षित पनाहगाह हैं, इन आरोपों का आपने खंडन नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और जब IMF ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो उस देश को IMF से मिलने वाली सारी वित्तीय मदद रोक दी जाती है। तो ग्रे लिस्ट में चेतावनी दी जाती है, और जब कोई नहीं सुधरता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग न रोकने पर देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, और IMF सभी प्रकार की मदद को रोक देता है, हर प्रकार के लेन देन को रोक देता है। और यह रही IMF की कहानी, विस्तार से चर्चा। तो दोस्तों, हमने कोशिश की कि हम आपको IMF पूरा विस्तार से करीने से समझा पाए, ताकि एग्जाम में कोई सवाल आपसे छूट ना पाए। इसलिए
विशेष करके कोविड-19 के तहत जो आईएमएफ ने काम किया था उसे भी हमने शामिल किया। हमने कई सेगमेंट में इस क्लास में आईएमएफ को तोड़ा, आप ध्यान दीजिएगा। पहले आईएमएफ का इंट्रोडक्शन बताया है, फिर आईएमएफ की प्रशासनिक बॉडी बताई है, फिर आईएमएफ पैसा कहाँ से इकट्ठा करता है बताया है, एसडीआर कोटा बताया है, फिर आईएमएफ कर्ज कैसे देता है बताया है, फिर आईएमएफ ने कोविड-19 के तहत क्या किया, फिर आईएमएफ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर क्या काम रहा है। इस तरह से संपूर्ण आईएमएफ आपका तैयार हो गया। आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, एकदम मुकम्मल समझ विकसित हो जाएगी इस आईएमएफ पर। तो हमें जरूर बताइएगा। आपकी क्लास के बाद आपके मैसेज का हमें इंतज़ार रहता है, आपके चिट्ठियों का इंतज़ार रहता है। ठीक, तो हमें सूचित कीजिएगा। आईएमएफ की कहानी यहीं पर खत्म होती है। नमस्कार, जय हिंद।